हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ। भाग 2, महात्मा के मार्ग पर फर्स्ट। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा किसानों के लिए गांधी जी ने कैसे लड़ाई किया, आंदोलन किया। फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़े हम लोग, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़े, रोल एक्ट के बारे में पढ़े, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग पढ़े। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ संधि किया। संधि का मतलब होता है समझौता। इस संधि की शर्तें तुर्की के लिए कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा धर्म गुरु थे। संधि के अनुसार उनका खलीफा पद रद्द कर दिया गया। इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विरोध करने के लिए मिलकर अभियान चलाना तथा स्वराज्य की मांग करना। खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनकी विजय के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित यानी हारे तुर्की के साथ समझौता किया। इस समझौते की शर्तें तुर्की के लिए बहुत ही सख्त और अन्यायपूर्ण थी। तुर्की के सुल्तान उस समय इस्लाम धर्म के खलीफा यानी धर्म गुरु थे। समझौता के अनुसार उनका खलीफा पद रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस संधि का विरोध करने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे। गांधी जी ने इन्हें समर्थन देते हुए कांग्रेस को आग्रह किया, विनती किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और खिलाफत आंदोलन के बारे में विद्रोह करने के लिए मिलकर अभियान चलाना तथा आज़ादी की मांग करना। आगे हम लोग पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। असहयोग आंदोलन 1920-1922। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य 1909 में गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन उनके सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए और स्वराज्य की स्थापना हो जाएगी। असहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसके 2 मुख्य पहलू थे। पहले पहलू में सरकारी नौकरियां, विधानसभाओं, सरकारी शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़े व माल का बहिष्कार करना, जबकि रचनात्मक पहलुओं में खादी, अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत जैसे समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। यहाँ पे बताया गया कि अपनी प्रसिद्ध प्रख्यात पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में गांधी जी ने जो लिखा उसमें कहा है कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन उनके सहयोग के कारण ही चल भी रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो 1 साल के अंदर ही अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगी और आज़ादी की स्थापना हो जाएगी। सहयोग के विचार पर गांधी जी ने आंदोलन आरंभ किया, जिसके 2 मुख्य पहलू थे। पहले पहलू में था कि शिक्षा संस्थाओं, विदेशी कपड़ों व माल का त्याग करना। बहिष्कार का मतलब होता है त्याग करना। जबकि रचनात्मक पहलुओं में खादी, अस्पृश्यता, छुआछूत जैसे निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना था। आगे है असहयोग आंदोलन की शुरुआत
महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि यानी पदवी को त्याग करके किया। 1921-22 में आंदोलन अधिक तेजी से शुरू हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे अनेक वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। अधिकांशतः यानी ज़्यादातर चुने हुए सदस्यों ने विधानसभा और स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में से त्याग पत्र दे दिया। कितने ही सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। लोगों ने जगह जगह विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। घर घर चरखा चलाया जाने लगा। स्वदेशी का प्रचार हुआ। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। यहाँ पे बताया गया कि असहयोग आंदोलन की आरंभ महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की जो पदवी उन्हें मिली थी उसको त्याग करके छोड़ करके 1921-22 में आंदोलन अधिक तेज़ी से आरंभ किया था। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे अनेक वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ज़्यादातर चुने हुए सदस्यों ने विधानसभा और स्थानीय स्वराज्य के संस्थाओं में त्याग पत्र दे दिया। कितने ही सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी। लोगों ने जगह जगह पर विदेशी कपड़ों को जलाना आरंभ कर दिया। घर घर में चरखा चलाया जाने लगा। स्वदेशी का प्रचार हुआ। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। आगे है महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोध में थे। 1922 में जब किसानों का एक समूह ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन पर हमला करके आग लगा दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित जल गए थे। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोली चलाई थी। यहाँ पे बताया गया है कि गांधी जी हिंसक यानी मारकाट आंदोलन के विरोध में थे। 1922 में जब किसानों का एक दल ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन पर आक्रमण करके आग लगा दिया था उसमें, जिसमें 22 पुलिस वाले जीवित जल गए थे। इसके कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन एकाएक बंद कर दिया था। किसान अनियंत्रित नहीं हुए थे, नियंत्रण में थे, फिर भी उनके शांतिपूर्ण सभा पर पुलिस ने गोली चलाई थी। आगे है असहयोग आंदोलन को समाप्त करके गांधी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने पर ध्यान देना शुरू किया। 20 के दशक में मध्य में ग्रामीण क्षेत्र में किए गए सामाजिक कार्य के प्रतिभाव के रूप में गांधीवादियों को अपने लोकमत का फैलाव यानी विस्तार करने में सहायता प्राप्त हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय एवं सेवक संघ RSS की स्थापना भी इस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। भारत के भविष्य को यदि ध्यान में ले तो इन पक्षों के विचारों में काफ़ी अंतर था। यहाँ पे बताया गया कि असहयोग आंदोलन को समाप्त करके गांधी जी ने गांव के क्षेत्रों में रचनात्मक काम करने पर ध्यान देना आरंभ कर दिया। 20 के दशक में मध्य में ग्रामीण क्षेत्र में किए गए सामाजिक काम के प्रतिभाव के रूप में गांधीवादियों को अपने लोकमत का फैलाव करने में मदद प्राप्त हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना भी इस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। भारत के
भविष्य को यदि ध्यान में ले तो इन पक्षों के विचारों में काफ़ी फर्क था। आगे है, इतना जानिए, जनता के मानस पटल पर गांधी जी की तस्वीर। असम में गांधी महाराज की जय का नारा लगाकर चाय के बगीचे मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग शुरू किया। बहुत से असम के वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान होना शुरू हो गया था। भारत के देसी रजवाड़ों भी गांधी जी से प्रभावित थे। उनमें से गोंडल के राजा भगवत सिंह जी ने अपने राज्य में रचनात्मक कार्यों को गति प्रदान की। इन्होंने कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन दिया और अनिवार्य कर दिया। गुजराती भाषा का शब्दकोश भगवत गोमंडल की इन्होंने रचना करवाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि असम में गांधी महाराज की जय का नारा लगाकर चाय के बगीचों के मजदूरों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग शुरू कर दिया। बहुत से असम के वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान होना शुरू हो गया था। लोग गाने लगे थे उनकी कीर्ति को, गांधी जी के। भारत के देसी रजवाड़े भी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उनमें से गोंडल के राजा भगवत सिंह जी ने अपने राज्य में रचनात्मक कामों को रफ्तार प्रदान की। इन्होंने कन्या शिक्षा को बढ़ावा दिया और अनिवार्य भी कर दिया। गुजराती भाषा का शब्दकोश भगवत गोमंडल की इन्होंने रचना करवाई थी। आगे पढ़ेंगे, साइमन कमीशन 1927, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक जीवन के भविष्य का निर्णय लेना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस निर्णय से भारत को अत्यधिक असंतोष हुआ था। सभी राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुँचे तब विरोध प्रदर्शनों से उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। यहाँ पे कह रहे हैं कि साइमन कमीशन 1927 के बारे में कि इंग्लैंड में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार ने साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक जीवन के आने वाले समय में फैसला करना था। इस कमीशन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले से भारत को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। सभी राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन का त्याग करने का फैसला कर लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुँचे तब उनका विद्रोह प्रदर्शन से उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन गो बैक, साइमन यहाँ से जाओ। आगे पढ़ेंगे, बारडोली सत्याग्रह 1928, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज़ सरकार ने बारडोली के किसानों की लगान में 22% वृद्धि कर दी। किसानों ने अपने प्रश्न को सरकार के सामने रखा परंतु सरकार पर कोई प्रभाव यानी असर नहीं पड़ा। अंत में किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। आंदोलन शुरू हुआ। रविशंकर महाराज और जुगत राम दवे जैसे कार्यकर्ताओं की मदद प्राप्त हुई। किसान लोग निर्भय यानी निडर होकर कानून भंग करने लगे। वल्लभ भाई पटेल के जोशीले भाषण से किसानों में हिम्मत आई। अंत में अंग्रेज़ सरकार ने वल्लभ भाई को पुनः बुलाया। किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही न्यायपूर्ण कर वसूल करने का निश्चय किया गया। इस सफल सत्याग्रह के कारण वल्लभ भाई पटेल सरदार कहलाए। बारडोली सत्याग्रह 1928 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अंग्रेज़ सरकार ने बारडोली के किसानों की लगान में 22% बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके कारण किसानों ने अपने प्रश्न को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार पर उस बातों का कोई असर नहीं पड़ा।
अंत में किसानों ने सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का संचालन करना स्वीकार किया। आंदोलन जब आरंभ हुआ तो रविशंकर महाराज और जुगत राम दवे जैसे कार्यकर्ताओं की मदद प्राप्त हुई। किसान लोग निडर होकर कानून तोड़ने लगे। वल्लभ भाई पटेल के जोशीले उनके बातों को सुनकर जोश आ जाए लोगों में। ऐसे भाषण से किसानों में हिम्मत आई, ताकत आई। अंत में अंग्रेज सरकार ने वल्लभ भाई को पूना बुलाया। किसान प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही न्यायपूर्ण कर टैक्स वसूल करने का निश्चय किया गया। इस सफल कामयाब सत्याग्रह के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से बुलाया गया। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए हमारी शब्द की शक्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। आग्रह का मतलब होता है विनती करना। ब्रिटिश सत्ता को इसका ऐसा अनुभव हुआ कि 20वीं सदी से सत्याग्रह शब्द को अंग्रेजी भाषा में समावेश कर लिया गया मिला लिया गया। अंग्रेजी भाषी को यह शब्द समझाना नहीं पड़ता। सत्ता के दुरुपयोग के सामने यह एक नैतिक आंदोलन है। विदेश में मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला पर इस पद्धति का विशेष प्रभाव असर पड़ा। आज विश्व के किसी भी भाग में इस प्रकार के आंदोलन के लिए सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया जा सकता है। हमारा यह शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर शब्द बन चुका है। यहाँ पे कह रहे हैं सत्य के लिए आग्रह करना, विनती करना ही होता है सत्याग्रह। ब्रिटिश सत्ता को इसका ऐसा अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ कि 20वीं शताब्दी से सत्याग्रह शब्द को अंग्रेजी भाषा में मिला लिया गया, उसको प्रयोग किया जाने लगा। अंग्रेजी भाषी अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को यह शब्द समझाना नहीं पड़ता है। सत्ता के दुरुपयोग, सही उपयोग न करने पर यह एक नैतिक आंदोलन है। विदेश में मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला पर इस पद्धति का खास असर हुआ। आज विश्व के किसी भी भाग में इस प्रकार के आंदोलन के लिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा यह शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन चुका है। आगे है नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की बनी एक सर्वपक्षीय परिषद फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित हुई। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना की। इन्होंने सभी पक्षों को अनुकूल हो ऐसा संवैधानिक प्रारूप बनावट खाका तैयार किया, जिसे नेहरू प्रारूप या रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। परंतु मुस्लिम लीग की असम्मति के कारण सरकार ने उसे स्वीकार नहीं। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भारत के सभी राजनीतिक पक्षों के प्रतिनिधियों की बनी एक सर्वपक्षीय सभी पक्ष का परिषद फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित किया गया। उन्होंने भारत का संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की रचना किया। इन्होंने सभी पक्षों को अनुकूल हो, सबके पक्षों के अनुसार हो ऐसा संवैधानिक रिपोर्ट प्रारूप तैयार किया, जिसे नेहरू प्रारूप या रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग की असम्मति सहमति न मिलने के कारण उसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया, नामंजूर कर दिया। आगे है पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार
सांस्थानिक पहलू पर उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए सरकार को दिए गए समय की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो जाने से कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया गया। सरकार का कोई प्रतिभाव न मिलने से रावी नदी के किनारे हुए इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज्य के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन इस संदर्भ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली। इस घटना के बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान को भी इसी तारीख में अमल में लाया गया, लागू किया गया। यहाँ पे बताया गया पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 के बारे में कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार सांस्थानिक पहलू पर पैदा हुए लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए सरकार को दिए गए समय की जो समय सीमा थी, अवधि थी, पूरी हो जाने से कांग्रेस ने लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया। सरकार का कोई प्रतिभाव यानी उत्तर न मिलने से रावी नदी के किनारे हुए इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज यानी पूरी स्वतंत्रता के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 के दिन इस संदर्भ में इस विषय में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की कसम लेकर इस घटना के बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान को भी इसी तारीख में लागू कर दिया। आगे है इतना जानिए। महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में एक बार प्रमुख बने थे। क्या करें कि 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें एक बार महात्मा गांधी जी प्रमुख बने थे। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेसन आपको भेज दिया जाएगा इस पाठ का। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।